हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम भी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और स्वागत करते हैं आपका एग्जाम भी पर। ठीक है, चलो हम लोग ऑलरेडी आईबीपीएस जो एसओ की हमारी जो क्लासेस चल रही हैं जीए वाली, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस की, उसमें 3 वीडियो आई थिंक हो चुकी हैं और ये हमारी चौथी वीडियो होने वाली है। ठीक है, हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं, यूएनसीटीएडी पर हम लोग यहाँ तक बातें कर चुके हैं। रेबेका ग्रिंसपैन, पेड्रो मैनुअल मोरेनो, इनके बारे में हम देख चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, टाइम बहुत कीमती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो हम लोगों ने कल की क्लास में नहीं किया था, सबसे पहले तो उसके लिए क्षमा कि भाई नहीं किया था, थोड़ा टाइम भी कम था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईएमएफ को स्टैब्लिश कब किया गया था। ठीक है, जैसे यूएनसीटीएडी को आपने देखा 1964 में किया गया था, उसी तरह आईएमएफ को उसके 20 साल पहले, ठीक है, 1944 में कर दिया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था? कि डिप्रेशन आया था 1930s में। ठीक है, उससे निपटने के लिए, इस तरह का कोई डिप्रेशन ना है देश में, सब कुछ विश्व में कुछ सब कुछ संतुलन बना रहे, दैट इज वाई आईएमएफ की स्थापना की गई थी। अब कुछ लोगों को लगेगा व्हाट इज डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन बेसिकली मंदी होती है। मंदी क्या चीज होती है? देखो, एक होता है इन्फ्लेशन, जिसमें कीमतें क्या होती है, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती है। थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लो ये 2023 का दिसंबर चल रहा है। ठीक है, दिसंबर 2023 चल रहा है। ठीक है, और उसी तरह दिसंबर 2024 भी आएगा। ठीक है, वेरी गुड, है ना। उसी तरह यहाँ पर दिसंबर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिसंबर 2022, फिर यहाँ पर 2023 दिसंबर का, और फिर यहाँ पर 2024 दिसंबर का। ठीक है, सब दिसंबर है। देखो, पहली बात तो हमेशा याद रखो, जब हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे होते हैं या फिर इकोनॉमी के कोई भी डेटा को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो याद रखना उसका एक रेफरेंस डेट जरूर होता है। ठीक है, रेफरेंस डेट हमेशा, अगर हम ईयरली देख रहे हैं तो उसी मंथ से कंपेयर किया जाएगा जिस मंथ में आप निकाल रहे हो। फॉर एग्जांपल, हम लोग दिसंबर में इन्फ्लेशन को निकालना चाहते हैं, तो हम रेफरेंस डेटा कौन सा लेंगे? हम रेफरेंस डेटा लेंगे दिसंबर 2022 का, या फिर कोई भी बेस ईयर जो भी हम लोगों ने सिलेक्ट किया होगा। पर याद रखना, उस बेस ईयर में भी उस मंथ का ही लेंगे जिस मंथ में हम लोग आज डेटा निकाल रहे हैं। अगर हम आज जैन 2024 में कोई डेटा निकालने जा रहे हैं, तो हम जैन 2023 का डेटा यूज करेंगे और उससे कंपेयर करके देखेंगे कि हमारे यहाँ चीजों के दाम बढ़े हैं या घटे हैं। तो ये इकोनॉमी का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, इसको आपको बस ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगर मान लो आप ब्रेड खाते हो, बर्गर खाते हो, कुछ भी खाते हो, बर्गर 2022 में 100 रुपए का था। ठीक है, अब वो दिसंबर 2023 में बढ़कर 110 का हो गया। तो यहां पर कितने परसेंट का इन्फ्लेशन दिख रहा हो, कितने परसेंट महंगाई हो गई? 10% की हो गई। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं बोल रहा हूं कि 2024 में ये बढ़कर कितना हो जाता है? 220 रुपए का हो जाता है, सॉरी 120 रुपए का हो जाता है। ठीक है, 120 रुपए का हो जाता है। तो यहां पर भी कितने परसेंट रुपए बढ़े? 10 रुपए बढ़े। लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आप निकालोगे तो 110 का अगर आप 10 रुपए निकालने जाओगे तो ये 10% से क्या आएगा? कम आएगा ना। तो लगभग आप कह सकते हो 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो हम इसको 9% मान लेते हैं। ठीक है, अभी उसमें ना जाना कि पॉइंट में बता दो सर, क्योंकि 110 रुपए से कितने रुपए बढ़े? 10 रुपए बढ़े। 10 रुपए को जब आप 110 पर कैलकुलेट करोगे, तो आपका इस तरह का कुछ कैलकुलेट करोगे ना, तो आप परसेंटेज जब निकालोगे तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, अब ये बताओ, 2022 से 2023 को जब आपने कंपेयर किया था, तो आपको इन्फ्लेशन कितने परसेंट दिखा था? बोलोगे सर 10% दिखा था। फिर आपने 2023 से 2024 में जब निकाला डेटा, तो आपको इन्फ्लेशन कितना परसेंट नजर आया? 9% नजर आया। ठीक है, यानी चीजों की कीमत तो अल्टीमेटली बढ़ी ही है ना, 100 से बढ़कर 120 हो चुका है। कीमत तो बढ़ी है, लेकिन कीमत बढ़ने की जो रफ्तार है, जो पेस है, वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे स्लो हो रहा है। और ऐसा ही जब लगातार होता जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस इन्फ्लेशन। किसी चीज के दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बढ़ने की रेट है वो क्या होती जा रही है? स्लो होती जा रही है। दैट इज नोन एज डिसइंफ्लेशन। इसका जस्ट उल्टा केस बनता है इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन है उसका जस्ट उल्टा केस बनता है डिफ्लेशन, जिसमें क्या होता है? 2022 में दाम थे 100 रुपए, 2023 में दाम रह गए 90 रुपए, 2024 में दाम हो गए किसी चीज के 80 रुपए। फॉर एग्जाम्पल, एक कमोडिटी थी जिसके प्राइस थे 100 रुपीज इन दिसंबर 2023, एंड दैट वाज डिक्रीज्ड इन 2022 में 100 था, 2023 में डिक्रीज होकर 90 हो गया, देन 2024 में इट इज डिक्रीजेस टू 80 रुपीज। अब आप बोलोगे सर दाम घट रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो भैया, सीधी सी बात समझो, इकोनॉमी में दाम घटना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, बस इतना बताएंगे, बाकी डेप्थ में भी नहीं जा सकते। बस ये समझो कि इकोनॉमी में दाम का घटना अच्छा इंडिकेटर नहीं माना जाता, इसे ग्रोथ के लिए हानिकारक माना जाता है। ठीक है,
इन्फ्लेशन अगर बैलेंस है तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, जबकि डिफ्लेशन तो बिल्कुल बेकार सी चीज है, वो हमें घाटा पहुंचा सकती है। ठीक है, चलो ये बात हम समझो। तो डिफ्लेशन लगातार लंबे समय तक जब बना रहता है तो वो क्या आ जाता है, तब आ जाता है हमारे यहाँ डिप्रेशन, क्योंकि किसी चीज के दाम अगर गिरते चले जाएंगे तो जो कंपनी उसे बना रही है उसे बनाना बंद कर देगी, छोड़ देगी। ठीक है, लोग को नौकरी से निकाला जाएगा, कंपनियां बंद होने लगेंगी, तो ऐसे में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो उस सब चीजों का जो नतीजा होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिप्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो एक डिप्रेशन आया था 1932 में आया था बेसिकली। ठीक है, उससे निपटने के लिए 1944 में आईएमएफ को स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, आईएमएफ में कंट्रीज कितनी है, 44 कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज थे जब शुरुआत में, अभी तो बढ़कर 190 हो चुके हैं। यस, इंडिया भी इसका मेंबर है, मेंबर स्टेट है। कब इंडिया ने ज्वाइन किया था, 1945, इसके बनने के एक साल बाद ही ज्वाइन कर लिया था। अब आप बोलो कि सर तब तो इंडिया था ही नहीं, ब्रिटिश इंडिया था, तो भाई हाँ ब्रिटिश इंडिया था, बट अभी तो इंडिया है ना, तो इंडिया ने तब ज्वाइन किया था, अभी तक उसको मानता है। दिसंबर 1945 में ज्वाइन कर लिया था। दो फेमस रिपोर्ट जो आपको याद रखनी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इट इज पब्लिश बाय IMF, एंड देन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट साल में 2 बार किसके द्वारा निकाली जाती है, सो इट इज ऑल्सो पब्लिश्ड बाय IMF। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा गंदा हो गया। अभी इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, MD मोहतरमा, देखिए ये है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, ये इनकी जो IMF है उनकी कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। इनकी एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी है ना, जिनको अब क्या बना दिया गया है, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थी। ठीक है, उसके बाद इनको क्या बना दिया गया, गीता गोपीनाथ को फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये भी 2 लाइन आपको करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। In October 2023, RBI constituted a working group on expected credit loss. ठीक है, एक RBI ने क्या किया, एक वर्किंग ग्रुप बनाया था एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के लिए, कुछ क्या है नॉर्म्स वगैरह बनाने के लिए। तो किसकी लीडरशिप में बनाया था, सुशांत वैश्य, आर नारायण स्वामी, रघुराम राजन, आदिश यादव, विमल जालान। ठीक है, विमल जालान तो फिलहाल 2019 में एक लास्ट कमेटी इनकी बनी थी, उसके बाद से तो ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल यहाँ पर आर नारायण स्वामी जो है, इनकी या आप कह सकते हो इनकी चेयरमैनशिप में एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है जो क्या करेगा, नॉर्म्स बताएगा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के। ठीक है, चलो उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पर, 2023 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल, अब यहाँ पर से बेसिकली अवार्ड वाला जो सेक्शन था हमारा वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपके पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो अवार्ड वाला हम देखते हैं 2023 में किसको ग्लोबल कौन सा अवार्ड मिला है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 सुधा मूर्ति को मिला है। नारायण मूर्ति की ये वाइफ है। ठीक है, इन्फोसिस की को फाउंडर आप कह सकते हो। आर रामास्वामी को मिला हुआ है, शिखा शर्मा को मिला हुआ, अक्षय कुमार को मिला है, या नोटा। ठीक है, तो सुधा मूर्ति जी को यहाँ पर यह अवार्ड दिया गया है कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, याद रखना भाई। चलो आगे, नाउ फोर्थ इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड के बारे में है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है झारखंड की राजधानी रांची ने शहरी विकास उत्कृष्टता के लिए इंडिया स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता पुरस्कार जीता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इन दिस गुजरात वाज गिवन द फर्स्ट प्राइज फॉर द बेस्ट स्टेट, सर्वश्रेष्ठ राज्य। आप जानते हो भाई, इंदौर लगातार इतने सालों से फर्स्ट पोजीशन बनाए हुए है। ठीक है, नेशनल सिटी के तौर पर, तो राज्य भी जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश होना चाहिए। गुजरात कहाँ से आ गए, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी यहाँ पर, इनकरेक्ट। मध्य प्रदेश कौन सा है, इसका फर्स्ट प्राइज मिला है फॉर द बेस्ट स्टेट। ठीक है, इंदौर को आप जानते हो भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इंदौर को क्या मिला हुआ है, तो इंदौर को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ शहर के लिए प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया भाई, गलत हो गया। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट को। तो 2022 यहाँ पर उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी जो अवार्ड है वो किसे मिला है, इंदौर को मिला है। और इसे फॉलो किसने किया है, तो आप देख सकते हो सूरत कहाँ गया, सूरत और आगरा ने। तो सूरत एंड आगरा ने इसको फॉलो किया, यानी फर्स्ट किसको मिला है स्मार्ट सिटी, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड इंदौर को, देन सेकंड सूरत एंड थर्ड आगरा फ्रॉम यूपी। ठीक है, चलो फिर स्टेट अवार्ड की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश को फर्स्ट मिला है, देन तमिलनाडु एंड राजस्थान है। गुजरात तो नंबर 2 और 3 पे भी नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़, आपको पता है ला कार्बुजिए ने इतनी अच्छी खूबसूरत सी क्या बनाई थी, हमारी एक प्लान्ड सिटी बनाई थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसको ही मिलना चाहिए, तो चंडीगढ़ को यहाँ पर यूनियन टेरिटरी अवार्ड मिला है। ठीक है, चलो अदर कैटेगरीज में जबलपुर को याद रखना, इकोनॉमी के लिए बेस्ट अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, चलो स्मार्ट सिटीज मिशन को कब लॉन्च किया गया था, सीधा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। स्मार्ट सिटीज मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। ठीक है, ऐसा करके अगर क्वेश्चन आता है कि किस साल
इसको लॉन्च किया गया था, तो आप बता देना भाई 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। 100 शहरों को क्या करना था, स्मार्ट बनाना था, मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ठीक है, शौचालय वगैरह जो टॉयलेट्स वगैरह हैं इन सब चीज़ों को अच्छा कर दिया जाए, रोड अच्छी हो जाए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। कौन इसको करता है, कौन इन सब चीज़ को देखता है, तो स्मार्ट मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको देखता है, ठीक है। चलो 53rd दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। तो 1969 में कह रहा है पहली बार इसको शुरू किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वाहिदा रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फॉर द ईयर 2021। देखते हैं भाई, सी इज द 8th वुमन ऑफ वो रिसीव्ड दिस अवार्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ कह देंगे आपके लिए कि हाँ थोड़ा सा कठिन है, बट ये तो आपने एटलीस्ट पढ़ा ही होगा कि यस वाहिदा रहमान को ही दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2021 मिला है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब पहला और तीसरा ये आपके लिए कठिन है कि भाई जिसने पढ़ा है इतना ज्यादा डेप्थ में वो तो सही कर ले जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो छोड़ देगा। छोड़ देने में भलाई है, ठीक है। फालतू के तुक्केबाजी से पेपर में बचना। जो आपके अदर सेक्शन है, फॉर एग्जांपल रीजनिंग, वहां पर तो कोई तुक्का लगाने की जरूरत है नहीं भाई, आता है सॉल्व करोगे तो 100% आंसर, उस पर वर्क कर लेना। इंग्लिश में भी आता है तो 100% मतलब तुक्के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बेफर्जी के तुक्के मत लगाना, नंबर फालतू में मत घटवा देना, ठीक है। यस, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 1969 में फर्स्ट टाइम इसको क्या किया गया था, दिया गया था, बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ ठीक है और थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। ये पुरस्कार पाने वाली ये 8th वुमेन है। पहली कौन थी, पहली आपको सबको पता होना चाहिए भाई। चलो जिसको जिसको मतलब पता है प्लीज इसको ना कमेंट बॉक्स में डालना, तब मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो को अच्छे से देखते भी हो या बस ऐसे ही करके इग्नोर कर देते हो। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि फर्स्ट फीमेल कौन थी जिन्हें ये अवार्ड मिला था, ठीक है। चलो यहाँ ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 2023 के लिए प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन अवार्ड किसे मिला है। रुक्सियांग झांग जी को मिला है, लुइस कैप्रिली को मिला है। लुइस कैप्रिली को जिससे पहले मिला था, ठीक है। यूकिंग तांग ये भी नहीं है, या कौन है बताओ भाई। रुक्सियांग झांग, एडम हार्पर या नन ऑफ द अबव। तो रुक्सियांग झांग जो जी हैं उनको यहाँ पर ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो मैथमेटिशियन डे आपको पता है 22 दिसंबर को मनाया जाता है, जो रामानुजन जी थे उनके लिए, उनको मतलब उनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है, ठीक है। और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे मैथ्स की जो फील्ड है उसमें, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रिसर्चेस करके रखी हैं, बहुत सारी थ्योरम देके गए हैं जिसको अभी भी सॉल्व करना है। मतलब इन्होंने क्या किया बहुत सारे हाइपोथेटिकल इक्वेशंस को ड्रॉ किया, ठीक है, और उसको लिखकर छोड़ दिया। अभी तक बहुत सारी इक्वेशंस जो है वो प्रूव नहीं हुई है, उनको प्रूव करना है। बट जो इक्वेशंस इन्होंने लिखी थी उसमें से कुछ जो प्रूव हो गई, तब बोला गया कि यार इन्होंने तो बहुत ही एडवांस लेवल की इक्वेशंस लिखी हैं। अब मैथ का क्या है ना, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब जैसे फिजिक्स हो गया या फिर आप केमिस्ट्री कह लो या ठीक है मेडिकल साइंस कह लो, तो इसमें आप कुछ भी बनाते हो तो आप तुरंत उसका रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है, आपको तुरंत उसका रिजल्ट सामने दिख जाता है। बट जो मैथ्स है उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाती है, बहुत सारी इक्वेशंस बना के रख दी जाती हैं, नए नए फॉर्मूले ड्रॉ कर दिए जाते हैं, बट उसकी ना इंस्टेंट कोई भी हमें यूटिलिटी नजर नहीं आती है। ऐसा तुरंत कुछ उसका नहीं नजर आता कि बहुत ही अच्छा इन्होंने उम्दा काम कर दिया। ओवर द ईयर मतलब कभी कभी हजार मतलब 100 साल लग जाते हैं, उसके बाद वो जो इक्वेशंस थी उन सब का पता चलता है कि यार ये ना बहुत ही बढ़िया वाली चीज लिखी थी। तो इसलिए जो मैथमेटिशियंस होते हैं उनको ना पेंटर्स आर्टिस्ट लोगों से क्या की जाती है, उनकी कंपेयर की जाती है कि ये एक आर्टिस्ट की तरह होते हैं, कुछ भी बना के चले जाते हैं और उसकी यूटिलिटी को बहुत समय के बाद कोई दूसरा क्या करता है, समझ पाता है कि इस चीज का ना ये सटीक आंसर होगा ऐसे करके। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब मैथ की फील्ड में बहुत ही अच्छा काम रामानुजन जी ने किया था। 32 इयर्स की एज में इनकी मतलब डेथ हो गई थी। शरीर के अलग अलग हिस्सों पे बहुत सारा इनका मतलब आप कह सकते हो पस बन गया था, इसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। बहुत सी किताबों में लिखा होता है कि टीबी वगैरह की वजह से हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। दैट इज रॉन्ग, मतलब उसकी वजह से इनकी डेथ नहीं हुई थी। इनके शरीर में मल्टीपल ऑर्गन्स में मल्टीपल जगह पे क्या बन गया था, पस बन गया था, सो उसके इन्फेक्शन की वजह से इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो अवार्ड है ये उसी को मिलता है जिसकी एज बिलो 32 हो, मतलब 32 वर्ष से कम का होना चाहिए तभी मिलेगा, उससे पहले इसको मतलब उसके बाद किसी को नहीं मिलता, ठीक है। तो रुक्सी कियांग झांग जी जो हैं इनको यहाँ पर ये अवार्ड मिला है, ठीक है। चलो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है भाई, कौन देता है, क्या इसरो देती है, चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरा 7 कैटेगरी में दिया जाता है क्या। तीसरा ये 12 व्यक्तियों को दिया जाता है, किसके लिए भी दिया जाता है भाई, तो 7 कैटेगरी में दिया जाता है। कह रहा पीस की फील्ड में 7 कैटेगरी कौन सी होती है, पहले तो ये बता दो। तो स्टेटमेंट ये तो अपने आप ही गलत। दूसरी बात, इसरो क्यों पीस को प्रमोट करने लगा, इसरो का पीस से क्या लेना देना, पहले तो ये बताओ।
तो ये स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट चलो छोड़ दो कि मुझे पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो और ही अच्छी बात है, ठीक है। तो पहला दूसरा आपस में जम ही नहीं रहा, इसलिए पहला दूसरा जहां जहां साथ साथ हो उसको तो ऐसे ही काट सकते हो आप। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे भी ये भी कट जाएगा, तो आंसर तो ऐसे ही मिल गया सीधे कॉमन सेंस से। बट प्रॉब्लम क्या है कि जिसको नहीं पता है भाई वो इसको ना करे तो बेहतर है। अब शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार 2022 है, ये कौन देता है? ये इसरो नहीं देता है, ये CSIR है, वो क्या करता है, ऑफर करता है 7 कैटेगरीज में करता है। अभी आगे देख रहे हैं कौन कौन सी कैटेगरीज है। इस साल 12 लोगों को मिला है, बहुत ही अच्छी बात है। तो 2 और 3 तो यहाँ पर ठीक है। एक चीज और है कि CSIR का भी हाल ही में केस सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बहुत अच्छी 444 वैकेंसीज आई है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, आपकी एज 33 ईयर से कम है, सो प्लीज इस फॉर्म को भर दीजिए। अभी भी इसकी लास्ट डेट चल रही है, 12 जैन इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो 12 जनवरी से पहले आप फॉर्म भर सकते हो। सिलेबस आपको एग्जाम के चैनल पर मिल जाएगा, मैंने ही बना के डाला था उसका सिलेबस, डिटेल सिलेबस की क्या क्या सिलेबस है, एक बार उसको गो थ्रू हो जाइए। अगर आपकी मतलब अच्छी है जीए, क्वांट और बाकी सारी चीजें इंग्लिश वगैरह, तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके लिए दिया जाता है कि जो शांति स्वरूप भटनागर जो जी थे, ठीक है, इन्होंने जो ये फील्ड थी बेसिकली, जो CSIR थे इसके पहले डायरेक्टर थे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, दैट इज वाई उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया है। इसमें 5 लाख रुपए सबको मिलते हैं जो भी इसमें जीतता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5-5 लाख रुपए यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। 16 सितंबर को बेसिकली ये अवार्ड हर साल दिया जाता है, ठीक है। 7 फील्ड में दिया जाता है, 5 लाख रुपए आपने देख लिया। अब ये कुछ नाम रहे जिसमें से आपको जो सिंगल वाले हैं, जैसे अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस में विमल मिश्रा को मिला है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर मेडिकल साइंस में आप देख सकते हो दिप्यामान गांगुली जी को मिला है, आप ये याद कर लो, ठीक है। उसके अलावा मैथमेटिक्स में आप अपूर्व खरे और नीरज कयाल, इन दोनों को मिला है, ये याद कर लो, हालांकि याद तो पूरा करना चाहिए, ठीक है। केमिकल साइंस में देव बत्रा मैती जी को मिला है, अकाटू बीजी को भी केमिकल साइंस में मिला है। उसके बाद अश्विनी कुमार एंड मदिका सुब्बा रेड्डी, इनको बायोलॉजिकल साइंस के लिए मिला है, ठीक है। तो ये आपके सामने लिस्ट है, आप एक बार स्नैप कर लो इसका, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, आराम से करके इसको याद कर लेना, ठीक है। चलते हैं आगे। Who has been awarded the Dr. VG Patel Memorial Award 2023 in 2023, ठीक है। किसको 2023 में 2023 का VG पटेल मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सत्यजीत मजुमदार जी को मिला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। Who won the Miss India International 2023 award in August 2023? तो मिस इंडिया, अगर मिस इंडिया की बात करते तो प्रवीण अंजना जी को मिला हुआ है, जबकि प्रियांश सेन को मिस अर्थ का अवार्ड यहाँ पर मिला था, ठीक है। तो मिस इंडिया इंटरनेशनल प्रवीण अंजना और मिस अर्थ प्रियांश सेन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, लीडरशिप इन एग्रीकल्चर के लिए स्वामीनाथन, जो MS स्वामीनाथन पुरस्कार है, वो किसे दिया गया है इस साल का, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डॉक्टर सुरिंदर सहगल जी को मिला है। MS स्वामीनाथन जी के बारे में आप जानते हो कि इनको क्या बोला जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है हमारे यहाँ, है ना, जनक बोला जाता है। इस तरह के कुछ और रेवोल्यूशन है जो हमें यहाँ पर देखने हैं, ठीक है। अब हम देख भी लेते हैं उसको, जो हमारे लिए, अरे यार वो कहाँ है, एक सेकेंड, ये रहा, थोड़ा पीछे, चलो अभी वहीं देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, जिनेवा में UN और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के जो अगले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कौन होंगे? अरिंदम बागची, अपूर्व स्वराज, विकास स्वरूप, हर्षवर्धन श्रृंगला, या फिर कौन है अगले, निरुपमा राव। कौन है भाई, बताइएगा इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? अरिंदम बागची, अपूर्व स्वराज, विकास स्वरूप, हर्षवर्धन श्रृंगला या निरुपमा रॉय, क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर फिलहाल तो यहाँ पर अरिंदम बागची तो जी हैं, इनको अगला हमारा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है UN और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। चलो, आम चुनाव जीतने के बाद न्यूजीलैंड के अगले प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो फिलहाल तो जेसिंडा आर्डन थे, उसके बाद अभी कौन बने भाई बताओ? तो यहाँ पर क्रिस्टोफर जो लुजॉन जी है वो अगले कौन बने हैं? PM बने हैं, किसके? न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड की कैपिटल का नाम क्या है भाई? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड? बताओ भाई जल्दी से, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे सदर्न मोस्ट कैपिटल है वो इन्हीं की है, न्यूजीलैंड की, ठीक है ना। चलो, न्यूजीलैंड का नॉर्थ न्यूजीलैंड और जो साउथ न्यूजीलैंड है, जो उसको सेपरेट कौन करता है? कुक आइलैंड करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 22 देख लो।
हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए, किसे बनाया गया है? तो फिलहाल तो यहाँ पर मोहम्मद मुइज़ू जी को क्या बनाया गया है, मालदीव के क्या बनाए गए हैं, राष्ट्रपति बनाए गए हैं। मालदीव और भारत को सेपरेट करने वाली लाइन कौन सी है? तो आपको पता होगा 8 डिग्री जो चैनल है, ठीक है, 8 डिग्री चैनल बोला जाता है, ठीक है, तो वो इंडिया को मालदीव से क्या करता है, सेपरेट करता है। तो 8 डिग्री चैनल आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिकली ये इंडिया और किसको अलग करता है, मालदीव को अलग करता है। मालदीव की कैपिटल क्या है? मालदीव की कैपिटल माले है, ठीक है। चलो, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। डॉक्टर अरुण कृष्णन एंड डॉक्टर हरिलाल चौधरी आर नोन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द विच रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये दो महोदय हैं जिनके बारे में पूछा गया कि ये किस क्रांति से संबंधित है। ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, गोल्डन, सिल्वर, ठीक है। तो अब ये देख ही लेते हैं। फिलहाल तो ये जो है ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है, नीली क्रांति से। ये एक लिस्ट है, ठीक है, इसको आप स्नैप ले लो और इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। व्हाइट रेवोल्यूशन हम सबको पता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ब्लू रेवोल्यूशन अभी आपने देख लिया, अरुण कृष्णन एंड डॉक्टर हरिलाल चौधरी, ठीक है। उसी तरह येलो रेवोल्यूशन आप याद कर लो, ऑयल सीड्स और इसके सैम पित्रोदा हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से जो पिंक रेवोल्यूशन है उसमें आपको पता है फार्मास्यूटिकल, प्रॉन मतलब झींगा, और ओनियन यानी प्याज से संबंधित है, और दुर्गेश पटेल इससे रिलेटेड पर्सनैलिटी है, ठीक है। एक बार इसका स्नैप खींच के आराम से रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वो इज द सीईओ ऑफ BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके कौन सीईओ हैं भाई? अजीत कुमार मोहंते, विवेक भासीन, KN व्यास, राहुल चांद, राहुल तनेजा। तो अभी हाल ही में विवेक भासीन जो जी हैं उनको क्या बनाया गया है, BARC का CEO बनाया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। अब CEO के बारे में देख लेते हैं। तो इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? तो भाई इसको 1954 में, ठीक है, कब स्टैब्लिश किया गया था? 1954 में इसको स्टैब्लिश किया था, ठीक है। किसके सहयोग से, किसके प्रयासों से? तो आप सबको पता है कि जो हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो जी थे, उन्होंने इसको स्टैब्लिश करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहाँ पर? ट्रॉम्बे, मुंबई में इसको स्टैब्लिश किया गया है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके साथ ही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये भी याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक रिसर्च जो है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये काम करती है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक रिसर्च है ये डायरेक्टली रिपोर्ट करता है PMO को, ठीक है, किसी भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 25, वो इज द करंट चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में अध्यक्ष और CEO कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा जो जी हैं, ये अभी बनाएंगे। पिछले 118 साल के करियर में रेलवे बोर्ड का पहला फीमेल CEO बनाया गया है जया वर्मा सिन्हा जी को, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, पहली महिला है, इस वजह से इनको याद करके जाना, जया वर्मा सिन्हा बनाई गई है, ठीक है। रिसेंटली RBI गवर्नर शक्तिकांता दास को दिया गया है टॉप सेंट्रल बैंकर ग्लोबली, ठीक है। तो किस मैगजीन, मतलब ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने दिया है? तो ये कहाँ की है, ये आपसे पूछा गया। UK, कनाडा, फ्रांस, USA एंड ब्राजील। तो आप सबको पता है भाई ये कहाँ की है, ये USA की है, जिन्होंने इनको मतलब हमारे जो शक्तिकांता दास जी हैं इनको रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27, NAAC यानी नाक जिसे हम लोग कहते हैं, ये हायर एजुकेशन को क्या करती है, इनका असेसमेंट करती है कि ये जो हायर एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सही से रन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इनकी अंदर जो प्रोफेसर्स वगैरह उनकी अपॉइंटमेंट अच्छे से की जाती है क्या, वो मतलब ऐसे ही तो नहीं, कोई मतलब करप्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है, ठीक है, जो स्किल्स हैं उनको ध्यान में रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने का काम करती है ये NAAC, ठीक है, नाक जिसे हम लोग कहते हैं। और ये किसके अंडर में काम करती है? ये अंडर में आती है UGC ने इसको स्टैब्लिश किया था 90s में, ठीक है, ठीक है जी। और इसका काम बेसिकली क्या है? तो इसका काम यही है कि ये देखती है, मॉनिटरिंग वगैरह करती है हायर इंस्टीट्यूशन का, है ना। तो जैसे आपने देखा भी होगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी को A++ रेटिंग, A+ रेटिंग, B++ रेटिंग, ऐसे करके जो रेटिंग दी जाती है वो बेसिकली यही ये जो NAAC है यही प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर UGC, ठीक है। तो हाल ही में बोला जा रहा है कि किसे अपॉइंट किया गया न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, तो प्रोफेसर गणेश कन्नाबिरन जी को नियुक्त किया गया, ठीक है। चलो अब एमफिन के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि अभी किसे चुना गया है एमफिन के अध्यक्ष। तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क एमफिन जो है इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। RBI से अप्रूवल कब मिला, रजिस्टर्ड मतलब इसको कब अप्रूवल मिल गई RBI से, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर उदय कुमार हेबार जी हैं, इनको क्या मिला है, इनको एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। और वाइस चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? डॉक्टर मनोज कुमार नाम्बियार को। तो चेयरपर्सन की अगर हम बात करते हैं तो चेयरपर्सन बनाया गया है उदय कुमार हेबार जी को, ठीक है। चलो अब एमफिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एमफिन को स्टैब्लिश कब किया गया था? 2009 में किया गया था,
ठीक है, किस एक्ट के थ्रू? तो आंध्र प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2001 के तहत, और 2014 में आरबीआई ने इसे रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी। और क्या करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क? तो जाहिर सी बात है जो माइक्रो फाइनेंस है उनको आपस में जोड़ने का, उनको एम्पावर करने का, लोगों के बीच में माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज को बढ़ाने का, प्रमोट करने का, ये सब काम करेगा। ठीक है, तो हो गया। चलो, एनडीबी के बारे में है यहाँ पर, सॉरी, एनडीबी के बारे में भी है ही है। फिलहाल यहाँ पूछा गया, वो इज सेट टू बिकम द फर्स्ट एमिरेट एंड अरब वुमेन टू एज्यूम अ डायरेक्टर्स पोजीशन एट द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो पहली बात, न्यू डेवलपमेंट बैंक को किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैब्लिश किया गया था, कौन इसके मेंबर्स हैं, ये पता होना चाहिए। कौन से ईयर में किया गया था, ये पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये पता होना चाहिए। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल किस महिला को चुना गया है नए डायरेक्टर के रूप में? तो यहाँ पर थुरैया हामिद अल हासमी जी हैं, उनको एनडीबी के नए वुमन डायरेक्टर के पद पर चुना गया है। ठीक है, ये उनकी फोटो है, आप देख सकते हो। एनडीबी को स्टैब्लिश, पहली बात तो ये ब्रिक्स के जो ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। ठीक है, उन्होंने मिलकर जो ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टैब्लिश किया था। उसने भारत में 2012 की एक मीटिंग हो रही थी, उसमें भारत ने प्रपोजल रखा कि हमें सब लोग को मिलकर, हम 5 देशों को मिलकर एक नया बैंक बनाना चाहिए जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को प्रमोट करे। ठीक है, फिर 2014 में फोर्टलेजा में एक मीटिंग हो रही होती है। ठीक है, देन वहां पर एक डिक्लेरेशन साइन होता है और एक नया बैंक एनडीबी की स्टैब्लिश किया जाता है। तो बेसिकली बोला जाता है कि जो एनडीबी है उसको स्टैब्लिश किया गया था थ्रू फोर्टलेजा डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहला जो एक और चीज है, रीजनल, जो उसका सबसे पहला रीजनल ऑफिस है वो कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? So the first regional office of NDB was established in जोहानसबर्ग। ठीक है, जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में पहला। ठीक है, ये आपका इसका क्या एस्टेब्लिश किया गया था, सॉरी, हाँ जोहानसबर्ग ही तो होगा। जोहानसबर्ग में इसका पहला रीजनल ऑफिस एस्टेब्लिश किया गया था, साउथ अफ्रीका, ये लिखा भी है। देन इंडिया में इसका रीजनल जो ऑफिस है वो कहां पर है? क्वेश्चन ये बन सकता है। तो गिफ्ट सिटी गुजरात में जो इसका एक रीजनल ऑफिस एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, पहली बात ये होगी। एंड एक वन मोर इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके पहले प्रेसिडेंट थे केवी कामत, जो कि भारत से थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज, सो केवी कामत इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं भाई। ये सारी चीजें हो गई। Whose tenure as the CEO of the Unique Identification Authority of India has been extended by the Appointments Committee of the Cabinet? ठीक है, तो किसका टेन्योर अभी बढ़ा दिया गया? अमित अग्रवाल, नंदन नीलेकानी, आर एस शर्मा, सत्या नडेला या फिर अरविंद कृष्ण? तो यहाँ पर अमित अग्रवाल जी का टेन्योर हाल ही में बढ़ा दिया गया है। अब यूएडीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको स्टैब्लिश कब किया गया था। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 2016 में। ठीक है, एक एक्ट के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था, आधार एक्ट 2016 में, 12 जुलाई 2016 को। ठीक है, और ये वही डेट है आई थिंक जिस डेट को नाबार्ड की भी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। एम आई राइट? मतलब ईयर वो नहीं है, ईयर तो 1992 था, 1982 था, लेकिन डेट 12 जुलाई ही थी। ठीक है ना। चलो, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री में काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत काम करता है। तो अगर कंफ्यूज किया जाए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फाइनेंस अफेयर, ये सब दिया जाए तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ठीक है, चलो 12 जुलाई 2016 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो आई थिंक इतने ही सवाल थे हमारे पास, नहीं अभी 1-2 और है, थोड़े से स्कीम्स वगैरह पे हैं, वो आप देख लेते हैं यहीं पर। इन विच सिटी ऑफ इंडिया वाज इंडियाज लार्जेस्ट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को अभी वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया मध्य प्रदेश को? तो नीमच वो जगह है जहां पर इसको क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। फिर थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है क्वेश्चन। चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट जो स्कीम है, ये कहां पर लॉन्च हुई है? तो ये तमिलनाडु में लॉन्च हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम तमिलनाडु में लॉन्च की गई है। ठीक है, इसको छोड़ दो थोड़ा सा। कुछ स्कीम्स है जिनको बस आपको एक बार देख लेना है, इसके बाद हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, चलो। मुख्यमंत्री सबल योजना, इट इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। संबल मतलब होता है किसी को एम्पावर करना। ठीक है, तो एम्पावर किसे करना है? जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे होते हैं, डिसेबल बच्चे होते हैं, उनको एम्पावर करना। तो हिमाचल प्रदेश की स्कीम है, 400 स्कूलों के जो डिसेबल बच्चे, उनको थोड़ा सा अलग अलग तरह की स्किल सिखाई जाएगी, उनको एम्पावर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। तो इसका क्या मतलब है? ये एक जाहिर सी बात है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1875 1875 में। अलेक्जेंडर कनिंगम इसके फर्स्ट इसके डायरेक्टर थे। ठीक है, वो इज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन इन इंडिया। तो आप बोलोगे अलेक्जेंडर कनिंगम को ही बोला जाता है। तो ये एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी।
अडॉप्ट करना है हेरिटेज को, किस लिए भाई, कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, जाहिर सी बात है, ठीक। गृह लक्ष्मी योजना किससे रिलेटेड है, कर्नाटका से। लक्ष्मी मतलब पैसा, ठीक है, तो यहाँ पर औरतों को, वुमेन्स को क्या दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, कितने, 2,000 रुपए कैश असिस्टेंस, ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। देन सीएम कन्या सुमंगला योजना एक है, यूपी की है। इसमें क्या करना है, जो बच्ची होती है उनको 25,000 रुपए दिए जाएंगे अलग अलग फेज में, जैसे कि बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए, ठीक है, उसके 1 वर्ष पूरे होने पर 3,000 रुपए, कक्षा 1 में जाने पर 2,000 रुपए, 3,000 रुपए वहां पर, फिर कक्षा 10वीं पास करने पर, ग्रेजुएशन पास करने पर, ऐसे करके अलग अलग टाइम पर टोटल 25,000 रुपीज का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो सीएम कन्या सुमंगला योजना इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। देन स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, ये कहाँ की है, ये पंजाब की है। इसमें क्या होगा, इसमें जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो यूथ को, जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, उनको पुलिस की जो फंक्शनिंग है उसको दिखाएगी कि कैसे पुलिस काम करती है रियल लाइफ में, ठीक है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये कहाँ की है, एमपी की है। जैसे पहले मतलब जैसे किसान सम्मान निधि योजना है, ठीक है, किसान मानधन योजना टाइप जो है जिसमें पैसे मिलते हैं, उसी तरह की ये एक स्कीम है, सॉरी, किसान सम्मान निधि योजना जिसमें 6,000 रुपए मिलते हैं, उसी तरह की एक स्कीम है ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जिसमें एमपी अपने किसानों को 2-2 हजार रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में टोटल 6,000 रुपए प्रोवाइड करेगी, ठीक है। गृह ज्योति योजना वापस कर्नाटक की है, गृह लक्ष्मी एंड गृह ज्योति, ठीक है। तो ज्योति मींस क्या है, दीपक, लाइट, रोशनी। तो यहाँ पर क्या है, 200 यूनिट फ्री प्रोवाइड की जाएगी, किसको, जो वहां के लोग हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना हिमाचल प्रदेश की है, और वन विस्तार मतलब क्या है, जो ग्रीनरी है उसको विस्तार करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ये इसका था। तो जो स्कीम्स थी वो हम लोगों ने देख ली इस साल की, जो इंपॉर्टेंट वाली थी। उसके अलावा एक जीए वाली वीडियो और बनाई थी, जिसमें मैंने कुछ स्कीम्स को कराया था, 15 स्कीम्स के आसपास थी। वो वाली वीडियो एक बार जरूर देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलो, विच इंडियन स्टेट हैज अचीव द रिमार्केबल फीट टू ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट टू ऑपरेशनलाइज एन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट इन इट्स कैपिटल सिटी। तो ये हाल ही में मिजोरम ने ये उपलब्धि प्राप्त की है, ठीक है। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक मात्र मतलब एक इंफॉर्मेशन ये है कि भाई iExami ने क्या किया है कि बहुत सारे मॉक को मिनी मॉक के टाइप पर वेबसाइट पर अपलोड किया है। आपको जस्ट क्या है, iExami की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर बैंक एसओ में जाना है, फिर यहाँ पे नीचे छोटा सा आपको दिख रहा होगा आईपीपीएस एसओ, राजभाषा अधिकारी एंड लॉ ऑफिसर प्रीलिम्स। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको नीचे पहले तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर पड़े हुए हैं। अभी आपके पास 6-7 दिन भी है, और आपके पास सॉरी 6-7 दिन भी नहीं है अब तो, फिलहाल यहाँ 6-7 मतलब आपके दिन से ज्यादा यहाँ पर एग्जाम ऑलरेडी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, और मिनी मॉक टेस्ट भी है। तो प्लीज इनको अटेम्प्ट कीजिए, और अपनी जो तैयारी, अपनी जो एक्यूरेसी है उसको बेहतर कीजिए, ठीक है। सो फिलहाल अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी भी आपको लगता है कोई नया टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई नए टॉपिक पर वीडियो बना देनी है, ठीक है, किसी सेक्शन पे, तो प्लीज उसको कमेंट में आप डालिए। वीडियो पसंद आई तो लिखिए, वीडियो नहीं पसंद आई तो लिखिए, एटलीस्ट अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, सो दैट हम अपने आप को इंप्रूव कर सके। सो फिलहाल वीडियो में इतना था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल।